Good morning, students. We are going to study and discuss about unit number 6. ये फर्स्ट है करेज एंड इसको करेज एंड डिटर्मिनेशन। तो आज हम इसको यहाँ से स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि विच टीम डू यू थिंक विल विन, यानी अब आपके अंदाजे से या फिर आपके विचार में कौन सी टीम है जो जीतेगी। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। समवन डिड यानी कुछ ने किया, इट वाज शिवदास बहादुरी, यानी कुछ ने कहा कि जो शिवदास बहादुरी है वही उस मैच को जिताएगा या फिर उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ही सडनली स्पॉटेड ए गैप इन द ब्रिटिश डिफेंस एंड सेंट द बॉल यानी अनएयरिंगली टू हबिलस बॉस, यानी अबिलस बॉस। तो जब ही सडनली स्पॉटेड ए गैप यानी उन्होंने अचानक से एक गैप को ढूंढा, यानी उसको देखा कि एक गैप है इन द ब्रिटिश डिफेंस, यानी जो ब्रिटिश डिफेंस में जो खिलाड़ी खड़े हुए थे अपने गोल को बचाने के लिए, उसके उन्होंने एक गैप को तलाश किया एंड सेंड द बॉल और बॉल को भेज दिया अनएयरिंगली टू अबिलास बॉस, यानी बिना किसी यानी अनविलिंग बोलते हैं इन ए राइट एंड द एक्यूरेट मैनर, यानी अच्छी तरीके से यानी बिल्कुल सही समझते हुए। एज द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट इन द स्टैंड लुक्ड ऑन द विद हॉरर, यानी जिस तरह से जो इंडियंस जो प्लेयर थे वो खेल रहे थे, तो वो जो ब्रिटिश के जो खिलाड़ी थे वो एकदम डरे हुए थे या फिर वो एकदम सहम गए थे कि उनको इंडियन टीम से हारने का जो डर महसूस हो रहा था। बॉस कंट्रोल द बॉल, यानी जैसे ही बॉस के पास वो बॉल आती है तो उसको कंट्रोल करता है एंड प्रोसीडेड टू स्मैश इट, और उसके बाद उसको धकेल देता है या फिर उसको आगे बढ़ा देता है। पास द गोल कीपर इन टू द यॉर्कशायर गोल, यानी जो यॉर्कशायर गोल का जो कीपर था उसके पास उस बॉल को भेज देता है और उसको शायद गोल को उस नेट में डाल देता है बॉल को। द रोर दैट फॉलोड द गोल इज सेड टू हैव बीन हियर्ड माइल्स अवे, यानी द रोर बोलते हैं दहाड़ को, यानी बहुत ज़्यादा जोर सी आवाज़ को। दैट फॉलोड द गोल, यानी जैसे ही गोल हुआ लोगों ने एकदम शोर करना शुरू कर दिया। इज सेड टू हैव बीन हियर्ड माइल्स अवे, यानी इतनी ज़ोर से लोगों ने शोर किया या फिर आवाज़ की कि उसको लगभग मीलों दूर सुना जा सकता था। द स्काई लिटरली टर्न मारून एंड ग्रीन, यानी और उसके बाद आसमान में मारून और ग्रीन कलर की जो काइट्स थी, पतंग थी, वो दिखाई देने लगी। एज एवरी पर्सन विद ए मोहन बागान यानी काइट फ्लू इट, यानी ऐसा लगता था कि हर आदमी मोहन बागान की टीम की जो पतंगे हैं उन्हीं को वो उड़ाने में व्यस्त थे, यानी उड़ा रहे थे। एन इंडियन टीम हैड वॉन द आईफा शील्ड, यानी जैसे ही वो गोल दागा, यानी जैसे ही उस खिलाड़ी ने यानी जो शिवदास बहादुरी था उनमें जो ब्रिटिश टीम की जो डिफेंस में जो खिलाड़ी थे उनके बीच गैप को देखते हुए उसने जो गोल दागा और उसके बाद उसको अभिलाष बोस के पास बॉल को पास किया और अभिलाष बोस ने उसको गोलकीपर के पास से ही उसने गोल में बॉल को पहुंचा दिया। एंड इंडियन टीम हैड वॉन द आईफा शील्ड, यानी उस बार पहली बार इंडियन टीम ने आईफा जो शील्ड थी उसको जीत लिया था। बियर फीट नंगे पैर मोहन बागान हैड बीटन वन ऑफ द ब्रिटिश टीम्स, यानी बेस्ट ब्रिटिश टीम, यानी मोहन बागान जो क्लब था उसकी टीम ने ब्रिटिश की जो टीम थी यानी एकदम बेस्ट टीम थी, यानी अच्छी एक्सपीरियंस टीम थी और एक्सपीरियंस होल्डर थी, तो उसको भी उन्होंने हरा दिया। द मिथ ऑफ ब्रिटिश सुपीरियरिटी हैड बीन लेड टू रेस्ट, यानी ऐसा लग रहा था कि मैच जीतने के बाद जो ब्रिटिश की सुपीरियरिटी थी यानी उच्चता थी वो एकदम ख़त्म होती सी महसूस हुई, यानी एकदम ऐसा लगता था कि मानो जो उसकी उच्चता है यानी उसकी सुपीरियरिटी या हायरता है वो ख़त्म हो गई। मोहन बागान हैड नॉट जस्ट वॉन ए टूर्नामेंट, यानी ऐसा नहीं था कि मोहन बागान ने एक टूर्नामेंट जीता था। दे हैड गिवन थाउजेंड ए रीजन टू बिलीव दैट दे कुड इमर्ज विक्टीरियस इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी वो अब जो लोग थे वो ये कह रहे थे
कि मोहन बागान हैड जस्ट नॉट जस्ट वॉन द टूर्नामेंट, यानी ऐसा नहीं था कि जस्ट सिर्फ टूर्नामेंट ही मोहन बागान की जो टीम थी उसने जीता था। दे हैड गिवन 1000 ए रीजन, यानी हजारों लोगों को उन्होंने एक कारण भी बता दिया। टू बिलीव, यानी विश्वास करने के लिए, दैट कि दे कुड इमर्ज विक्टोरियस इन देयर स्ट्रगल, यानी अगर वो साहस करें यानी अगर वो संघर्ष करें तो उनको हमेशा जीत मिल सकती है, यानी और वो जीत की तरफ एक साथ बढ़ सकते हैं। फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर वो चाहें तो वो अपनी जीत को हासिल कर सकते हैं मेहनत के साथ और संघर्ष के साथ। इनफैक्ट, वास्तव में, सो कंसर्न वर द ब्रिटिश एट द सेलिब्रेशन दैट फॉलोड द मोहन बागान विक्ट्री दैट वन डिप्लोमेट वाज नोन टू हैव रिमार्क्ड, यानी वो क्या कहते हैं, इनफैक्ट वास्तव में, सो कंसर्न, यानी ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा उनको महसूस हुआ कि कंसर्न वर द ब्रिटिश एट द सेलिब्रेशन, यानी जो उन्होंने सेलिब्रेशन यानी जीत की खुशी में उन्होंने जो सेलिब्रेशन किया था, यानी उसने उत्सव मनाया था, दैट फॉलोड द मोहन बागान विक्ट्री, यानी जो मोहन बागान की विक्ट्री के लिए रखा गया था। दैट वन डिप्लोमेट वाज नोन टू हैव रिमार्क्ड, यानी ऐसा लग रहा था कि मानो मोहन बागान यानी जो मोहन बागान की जो टीम थी वो नेतृत्व कर रही थी पूरी हिंदुस्तान का, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ। इफ़ दिस इज़ द काइंड ऑफ रिएक्शन देयर विनिंग द शील्ड वन गेट्स, यानी वो आगे कहता है इफ़ दिस इज़ द काइंड ऑफ रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन का एक कारण था, यानी एक काइंड था, प्रकार था कि देयर विनिंग द शील्ड वन गेट्स, यानी अगर वो चाहें या फिर अगर अगर वो मेहनत करते हैं या फिर संघर्ष करते हैं तो वो जीत सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वी माइट एज वेल एज टू लीव द कंट्री व्हेन दे विन इट इज़ ए सेकेंड टाइम, यानी वो क्या कह रहे हैं, वी माइट एज वेल हैव टू लीव द कंट्री, यदि हम देश को छोड़ना चाहें या फिर देश को हम बचाना चाहें, लीव द कंट्री व्हेन दे विन इट ए सेकेंड टाइम, यदि वो अगर हमसे दूसरी बार इस टूर्नामेंट में या फिर इस तरह वो जीत जाते हैं दूसरी बार भी तो हमें इस देश को छोड़ना पड़ सकता है। यानी उनकी मान्यता थी जो अंग्रेज़ थे कि जिस तरह से इंडियन जो प्लेयर्स थे वो खेले थे, अगर उसी तरह से वो अपनी आज़ादी के लिए भी लड़ते हैं, यानी आज़ादी को पाने के लिए वो खड़े हो जाते हैं, तो वो हमसे उस बार इस देश को भी बचा कर लेके जा सकते हैं, यानी इसको वो हमसे जीत सकते हैं। ही डिड नॉट नो हाउ राइट ही वाज, यानी वो क्या कहता है जो राइटर है, ही डिड नॉट नो, यानी वो नहीं जानता था, हाउ राइट ही वाज, यानी वो किस तरह से सही था। मोहन बागान वॉन द आईफा शील्ड अगेन इन 1947, और जो मोहन बागान थी उसने उस शील्ड को लगभग 1947 में फिर जीत लिया। कहने का मतलब है कि एक बार तो ब्रिटिश टीम को इंडियन टीम ने हरा दिया था, तो दूसरी बार जब वो कहते हैं कि अगर दूसरी बार हम उसको हरा देंगे तो हम उसको अपने देश से निकलने पर मजबूर कर देंगे, यानी जो अंग्रेज है वो छोड़ के चले जाएंगे। तो लगभग 1947 में भारत से जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ से हार गए थे, यानी वो हार कर यहाँ से निकल गए। तो कहने का मतलब है जब वो दोबारा हारे 1947 में तो वो उस देश को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। तो इसका जो राइटर है वो है निमिष दुबे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हु इज़ मिस्टर निमिष दुबे। ही इज़ ए फ्रीलांस राइटर, यानी वो एक आज़ाद और एकदम अच्छा लिखने वाला, यानी किसी के दबाव में कुछ उसने नहीं लिखा, यानी वो एकदम आज़ाद था और एकदम अच्छा लिखने वाला था। हु राइट्स ऑन टेक्नोलॉजी, यानी जिसने टेक्नोलॉजी पर बहुत सारे लेख लिखे हैं। म्यूजिक, यानी संगीत पर भी। एंड द वेरियस स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग क्रिकेट, फुटबॉल एंड द टेनिस, यानी और उसने खेलों पर भी बहुत सारे लेख लिखे हैं, यानी बहुत सारे उसने अपनी विचारों को लिखा है। यानी हु राइट्स ऑन टेक्नोलॉजी, यानी उसने
तकनीकी पर लिखे हैं, म्यूजिक संगीत पर भी लिखे हैं, एंड द वेरियस स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग, और बहुत सारे जो खेल हैं उनके ऊपर भी उसने बहुत सारे अपने लेख लिखे हैं। कौन कौन से प्ले हैं? तो क्रिकेट है, फुटबॉल है एंड टेनिस है, यानी 3 गेम्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस। द पावर ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन, यानी वो क्या कहता है? द पावर ऑफ करेज यानी जो ताकत है, करेज यानी साहस की, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय की, इज ऑफन हाईलाइटेड इन हिज वर्क्स, उन्हें उसके कामों में ये चीज़ें देखने को बिल्कुल बखूबी मिलती थी कि उसमें हमेशा करेज होता था, साहस होता था, और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय अवश्य उसकी लेखों में, या उसके जो वो कुछ भी लिखता था, यानी कोई भी लेख, निबंध या फिर उपन्यास, वो कुछ भी लिखता था तो उसमें इन सब चीज़ों को इंक्लूड करता था और उनको ऐसा बना देता था जो लोग थे उनको पढ़ते थे तो उसके बारे में ये कहते थे कि भाई काफ़ी अच्छा लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो चैप्टर ये ख़त्म हो गया है, यानी कंप्लीट यानी फिनिश हो गया है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में अगला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसके लिए इसको स्टडी करें।